हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय टीकम सर टेक क्यू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लिखा हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सूडो कोड और असेंबलर, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सूडो कोड आखिर कहते किसे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट क्लास के अंदर, एल्गोरिदम। वो आप सबको बखूबी आता भी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर यहां पर आपके सामने इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां से जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना हो दोस्तों, क्या करना हो, एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना हो, हम एक एल्गोरिदम को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, एक तो हम कर सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों? फ्लो चार्ट के थ्रू। ये टॉपिक भी मैं आपको सेकंड क्लास के अंदर कवर कर चुका हूं। दूसरा दोस्तों, एक एल्गोरिदम को हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सूडो कोड। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एक एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? प्रोग्राम के थ्रू। मेरी बात को बिल्कुल याद रखना दोस्तों, यदि हम बात कहें कि एक जो एल्गोरिदम होती है उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग अप्रोच है। फ्लो चार्ट है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम का सचित्र वर्णन, है ना। या बात करें चित्रीय निरूपण, क्या कहलाता था? फ्लो चार्ट। हम लोग सिंबल्स का यूज कर रहे थे, उसके थ्रू दर्शा रहे थे। आज इसी क्रम में हम चर्चा करने वाले दोस्तों कि सूडो कोड आखिर होता क्या है और एल्गोरिदम और सूडो कोड में क्या अंतर होता है। चलिए दोस्तों, तो यदि बातचीत करें दोस्तों किसकी? सूडो कोड की, तो आपके सामने, आप इस एल्गोरिदम को मत देखिए, इसको देखिए, सूडो कोड को। जब आप इसको देख रहे होंगे, इस कोड को देख रहे होंगे दोस्तों, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, मींस हम नेचुरल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों? नेचुरल लैंग्वेज का। नेचुरल लैंग्वेज में हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश का। हो सकता है कि आप हिंदी का यूज करना चाहें, आप हिंदी का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर हमने यहां पर इस्तेमाल किया है प्रिंट स्टेटमेंट का। प्रिंट की जगह पर हम और यदि बड़ा सूडो कोड लिखते किसी चीज के लिए, कंपैरिजन के लिए, तो इफ का इस्तेमाल करते, एल्स का इस्तेमाल करते, वाइल का इस्तेमाल करते, लूप वगैरह का। तो कहने का मतलब है, यहां पर एक तो आपको दिखाई दे रही है नेचुरल लैंग्वेज, और साथ ही साथ इसके साथ में दिखाई देगी आपको, या दिखाई दे रही होगी, वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको इसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस समझते रहना आप लोग। जैसे कि हमने यहां पर इस्तेमाल किया है प्रिंट का, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफ का, एल्स का, वाइल का। इसी प्रकार से कई टर्म्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा से समझ होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई साहब, क्या? कि जो सूडो कोड होगा वो कहीं ना कहीं एक मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये क्या है साहब? एक मिक्सचर है साहब। क्या है? एक मिक्सचर है। किस किस का? नेचुरल, प्राकृतिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसी संरचना का एक क्या है? मिक्सचर है। दूसरी बात दोस्तों, अभी मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं, इसको बहुत से समझाऊंगा मैं आपको आगे चल के। यदि हम बातचीत करें दोस्तों, तो जो सूडो कोड होता है ना, सूडो कोड वो कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। कैसा होता है दोस्तों? अनौपचारिक। कैसा होता है दोस्तों? अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता है। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है दोस्तों? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एल्गोरिदम की चर्चा करूं तो दोस्तों, एल्गोरिदम होती है फॉर्मल। अब फॉर्मल क्यों कहा दोस्तों? यहां पर है ना, एक एक स्टेप को लिखा जाता है, हर एक स्टेप को लिखा जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेन लॉजिक को लिखा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ये होती है वेल डिफाइंड। कैसी होती है दोस्तों? वेल डिफाइंड होती है। इसीलिए हम लोग वेल डिफाइंड इनपुट लेते हैं, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए। अगर आपको याद है तो हमने कहा था ना, एक एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो हमने कहा था एक एल्गोरिदम कैसी होती है? वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए, है ना, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए,
इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा चर्चा की थी, तो हमने कहा था वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। हर एक स्टेप को बहुत क्लियर तरीके से, हमें हर एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से डिफाइन करना पड़ता है ना। और इसी के साथ में हमने कहा था क्लियर या अनएम्बिग्यूस होनी चाहिए, इसीलिए कैसी लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन हमने क्या कहा, सूडो कोड कैसा होता है, इनफॉर्मल। लेकिन ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं साहब इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गो। एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए, एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए एक अनौपचारिक तरीका, जिसमें हम प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसी संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें साहब, इसकी परिभाषा क्या बनेगी साहब, तो पहली जो डेफिनेशन बन रही है आपके सामने यहां पर, अ वे टू डिस्क्राइब, अ वे टू डिस्क्राइब, यहां बोल सकते हैं रिप्रेजेंट, है ना। हमने कहा था ना, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हमने कहा अ वे टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिदम यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहा हमने दोस्तों, एक एल्गोरिदम को यूजिंग मिक्सचर ऑफ, है ना, यूजिंग मिक्सचर ऑफ, हम लोग किस किस का मिक्सचर लेते हैं ना। तो हमने क्या कहा, एक एल्गोरिदम को, एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए, एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए, एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज एवं, प्राकृतिक लैंग्वेज एवं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी संरचनाओं का मिश्रण। कुल मिलाकर के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी साहब, क्या समझ में आया होगा आपको, कि एल्गोरिदम और सूडो कोड में क्या अंतर है। सूडो कोड को कैसे लिखा जाता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन की सहायता से लिखा जाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो आपके सामने ये रही साहब, कि एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एल्गोरिदम को समझाने के लिए हमने किसका, नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया। ये देखो लिखा हुआ है नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, है ना, कि सूडो कोड कहते किसे हैं दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, इसी तरह से दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बातचीत करें, एक हमने और शब्द कहा था दोस्तों, अ हाई ले एन इनफॉर्मल, एन इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम, बाकी सब कुछ वो का वही है, यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लाइक सिंटैक्स। तो एक चीज तो समझ में आ गई साहब, कि सूडो कोड क्या है दोस्तों, अनौपचारिक होता है। कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। कैसा होता है, इनफॉर्मल। किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक एल्गोरिदम को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तीसरी बात,
ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने बहुत ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। सूडो कोड किसी प्रोग्राम या एल्गोरिदम को सरल सामान्य भाषा में लिखने की विधि है जिसमें लॉजिक स्पष्ट हो जाए साहब। जो लॉजिक है ना, मेन लॉजिक होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है, नेट और गेट में भी क्वेश्चन आता है साहब कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, निम्नलिखित सूडो कोड का आउटपुट क्या होगा। और उसमें आपको एक लॉजिक लिखी ले जाता है, वो लूप का लॉजिक हो या किसी चीज का। पूरा प्रोग्राम नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिक होता है उसे लिखा जाता है। तो वो सूडो कोड ही तो है, क्योंकि उसमें आपकी एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और साथ ही साथ वहां पर नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा होता है। और वो सारा इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल कुछ भी नहीं होता है वहां पर। इसीलिए तो मैंने कहा कि दोस्तों कि सूडो कोड किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम को सरल सामान्य भाषा में लिखने की एक विधि है जिसमें क्या स्पष्ट हो जाए, लॉजिक स्पष्ट हो जाए। क्योंकि आपको एग्जाम में सूडो कोड का आउटपुट निकालने का जो क्वेश्चन मिलता है उसमें लॉजिक ही तो लिखा होता है। दूसरी बात, यह किसी प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं होता, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं होता। इसमें सिंटेक्स एरर नहीं होती है। जो भी सूडो कोड होगा ना उसमें सिंटेक्स, ऐसा मत सोचना है ना इसमें तो सिंटेक्स की एरर है, नहीं। सूडो कोड में कभी भी सिंटेक्स एरर नहीं होती। तो प्रोग्राम का सरल रूप, कोई निश्चित भाषा नहीं होती है, कोई भी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो साथ में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लॉजिक को समझना। इसीलिए तो बोलते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, है ना। व्हाट will be output of following pseudo code। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो सूडो कोड पता होना चाहिए साहब, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सूडो कोड आखिर है क्या और यह एल्गोरिदम से किस प्रकार से अलग है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किसकी दोस्तों, कंपाइलर की। किसकी चर्चा करते हैं यहां पर हम लोग, कंपाइलर की चर्चा करते हैं। मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या होता है दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या है दोस्तों, एक सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर इसी को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम कहते हैं दोस्तों क्या, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, लैंग्वेज प्रोसेसर। पहली बात कि दोस्तों एक्चुअल में अगर हम बात करें तो कंपाइलर है क्या, तो हमने कहा साहब कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों कहते हैं साहब, क्योंकि यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इट कन्वर्ट्स, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोई जो लैंग्वेज होती है ना उसको प्रोसेस करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। तो एग्जाम में सवाल पूछता है साहब कि निम्न में से कौन एक, या कंपाइलर किसका उदाहरण है, या निम्न में से कौन एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखना, कंपाइलर की बात करूं या फिर हम बात करें असेंबलर की या फिर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तीनों के तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। मेरी बात को याद रखना। चलिए साहब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं साहब, ये करता क्या है दोस्तों। यदि हम बात करें किसकी, ट्रांसलेट्स ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, या फिर हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट कोड। याद रखना दोस्तों, जो कंपाइलर है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो
पूरे सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यहां पर है दोस्तों किससे, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें यहां पर तो सोर्स कोड, किसकी बात हो रही दोस्तों, सोर्स कोड की चर्चा कर रहे हैं। एक सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, मशीन कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर एरर आती है तो सारी एरर्स को एक साथ प्रदर्शित करता है, रिपोर्ट एरर्स ऑल, है ना, आफ्टर फुल कंपाइलेशन, रिपोर्ट्स एरर, रिपोर्ट्स एरर आफ्टर, इसका मतलब ही मैं समझाने वाला हूं, फुल कंपाइलेशन। ऑल एरर्स एट वंस, सारी एरर्स को एक साथ दिखाता है, सारी एरर्स को क्या करता है दोस्तों, एक साथ दिखाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसी को आपके लिए हिंदी में लिखा के समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर हम बात करें कंपाइलर की, किसकी बात करें, कंपाइलर की चर्चा करें साहब, कंपाइलर कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़कर, है ना, पूरे सोर्स कोड को एक साथ लेगा और पूरे सोर्स को एक साथ कंपाइल करेगा साहब, है ना। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे सोर्स को एक साथ पढ़कर मशीन कोड, या कहें किसके दोस्तों, ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यही तुमने कहा था साहब, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को, पूरे सोर्स कोड की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ पढ़कर मशीन कोड में, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है दोस्तों। दूसरी बात, है ना, अगर कोड में एरर तो सभी एरर्स को एक साथ दिखाता है। यदि यदि सोर्स कोड में, यदि सोर्स कोड में यदि कोड में एरर्स हैं तो सभी एरर्स को, सभी एरर्स को एक साथ, एक साथ दिखाता है। ये तो किसकी बात होगी दोस्तों, कंपाइलर की। और कंपाइलर की, है ना, एक एग्जाम्पल बात करें, कंपाइलर का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है यहाँ पर, GCC, क्या है दोस्तों यहाँ पर, GCC, ये हमारा क्या दोस्तों यहाँ पर एक कंपाइलर का उदाहरण है जिसके बारे में हम आगे चल के चर्चा भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कंपाइलर कहते किसे दोस्तों, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एक लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को, है ना, रीड करके किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में परिवर्तित करता है। उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाइलर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करने वाले हम किसकी, यहां पर इंटरप्रेटर की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, हम यहां पर इंटरप्रेटर की चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगेन वही बात मैंने पहले भी कहा था साहब, चाहे मैं कंपाइलर की चर्चा करूं, चाहे मैं इंटरप्रेटर की चर्चा करूं, या फिर असेंबलर की चर्चा करूं, सभी के सभी क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं साहब। क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। यहां इन्हीं को ही मैंने क्या कहा था दोस्तों, लैंग्वेज, क्या होते हैं दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं।
क्या होते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। अब यदि मैं बातचीत करूं दोस्तों, इंटरप्रेटर करता क्या है दोस्तों? कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने क्या कहा? एग्जीक्यूट द हाई लेवल प्रोग्राम सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। देखो दो बातें हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों? कन्वर्ट्स यहां पर ध्यान रखना। देखो यहां पर कन्वर्ट की जगह हम लिखते हैं एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों? सोर्स कोड या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। याद रखना दोस्तों मेरी बात को, लाइन बाय लाइन। ये वर्ड आपको जहां मिल गया, एक समय में एक लाइन को चेक करता है, कंपाइल करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर अगली लाइन पे बढ़ता है। ये काम किसका होता है दोस्तों? इंटरप्रेटर। जो काम कंपाइलर करता है वही काम दोस्तों कौन करता है? इंटरप्रेटर। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वो तो कंप्लीट सोर्स कोड को एक बार में लेता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। जबकि ये क्या करता है? जो हमारे पास सोर्स कोड होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम होता है, उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है दोस्तों? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। दूसरी बात, रिपोर्ट्स एरर। ऐसा नहीं कि पूरे कोड में एक साथ एरर कोड दर्शाएगा, नहीं। जिस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है यदि उसमें एरर है ना, रिपोर्ट्स एरर लाइन बाय लाइन। अगर मान लो एक लाइन को एग्जीक्यूट किया, यदि उसमें एरर है ना, तो पहले उसको दिखाएगा साहब, स्टॉप्स आफ्टर फर्स्ट एरर। जैसे ही उसे पहली एरर दिखी, मेरी बात को याद से सुनना, एक्चुअल में एक समय में एक लाइन को लेता है ना, प्रोग्राम की, उसे एग्जीक्यूट करता है, सब सही है तो दूसरी लाइन में बढ़ता है। यदि उस लाइन में एरर है तो वहीं पर ही उस एरर के बाद रुक जाता है दोस्तों। चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको बहुत अच्छे से। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर? इंटरप्रेटर की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? इंटरप्रेटर की चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि इंटरप्रेटर है ना, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे तुरंत एग्जीक्यूट करता है। याद रखना, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, ये मशीन कोड नहीं बनाता है। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर सोर्स कोड को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा को, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे तुरंत उसी समय एग्जीक्यूट करता है। ये काम कौन करता है दोस्तों? हमारे पास यहां पर इंटरप्रेटर करता है। दोनों में अंतर याद रखना दोस्तों, वो कंप्लीट प्रोग्राम को, एक सोर्स कोड को लेता है, उसको चेक करता है ना। एरर्स होती है तो सारी एरर्स को एक साथ दिखाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट फाइल बना के देगा, यानी मशीन कोड जनरेट करके देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है दोस्तों? इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक समय में एक लाइन को पढ़ेगा और अगर सही है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तुरंत एग्जीक्यूट करेगा साहब, है ना। एक समय में एक लाइन को पढ़ता है, ये याद रखना दोस्तों। एक समय में एक समय में एक लाइन को, एक समय में एक लाइन को पढ़ता है, पहले पढ़ेगा फिर क्या करता है? चेक करता है और यदि एरर नहीं है, यदि एरर नहीं है तो तुरंत एग्जीक्यूट करता है, उस लाइन को सेम टाइम पर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करता है साहब। ये काम आपके लिए कौन करता है साहब? ये काम आपके लिए करता है इंटरप्रेटर, है ना। अगर एरर आती है तो वहीं रुक जाता है, अगर आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अगर एरर आती है
आती है तो वहीं रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। अब एक और बात दोस्तों, अगर हम बात करें देखो पाइथन, अगर मैं पाइथन की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं, पाइथन की चर्चा करूं, तो पाइथन कैसी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी सी प्लस प्लस है ना, ये तो कंपाइल लैंग्वेज है। अगर पाइथन की चर्चा करूं तो कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है दोस्तों। याद रखना, पाइथन कैसी लैंग्वेज है दोस्तों, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है, पाइथन। सी सी प्लस प्लस है ना, किसका इस्तेमाल करती है दोस्तों, यदि सी और सी प्लस प्लस की चर्चा करूं तो ये इस्तेमाल करती है कंपाइलर का। एक बात और याद रखना, जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर, अगर हम बात करें कंपाइलर की, ये कैसा होता है दोस्तों, मशीन डिपेंडेंट होता है दोस्तों। याद रखना, कैसा होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। आपने यदि एक प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसको आप दूसरी मशीन पे चला के दो, नहीं, जरूरी नहीं वो चले, क्योंकि वो जो कंपाइलर होता है ना, वो मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो कंपाइल करता है दोस्तों। इस बात को याद रखना। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद में वो कौन सी, यहां पर असेंबलर की चर्चा है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट साहब, असेंबलर की बात करें दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, क्या है दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है दोस्तों, एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये जो मैं टर्म्स आपको समझा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं आगे। दूसरी बात दोस्तों, यदि बातचीत करें असेंबलर की, तो असेंबलर भी कैसा होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है दोस्तों। याद रखना, कैसा होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है दोस्तों, मशीन डिपेंडेंट होता है। अब ये करता क्या साहब, ट्रांसलेट्स, है ना। अगर हम बात करें, यहां पर हम निमोनिक्स का यूज करते हैं, जैसे मूव करना है तो MOV, है ना, A, B, इस तरीके से। अगर ऐड करना तो ADD, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, A, B, है ना। तो ये हमारे कहलाते हैं क्या है दोस्तों, यहां पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मूव और ऐड, ये कहलाते हैं निमोनिक्स। ठीक है, तो इनका ऑप्ट कोड जनरेट होगा, ऑप्ट कोड होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यदि बात करें साहब किसकी, हम लोग कि असेंबलर करता क्या है, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर असेंबलर हाई लेवल, है ना, असेंबलर असेंबली भाषा को, असेंबली भाषा को किस में बदलता है, मशीन भाषा में बदलता है। अब दोस्तों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पर एग्जाम में कई बार, है ना, ये टाइप्स ऑफ असेंबलर कौन कौन से होते हैं। एक होता है वन पास असेंबलर, जिसे सिंगल पास असेंबलर कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, असेंबलर क्या करेगा, आपके जो कोड होगा ना, सोर्स कोड को लेगा आपके, उस पूरे सोर्स कोड को एक बार में यदि स्कैन करके वो किस में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है दोस्तों, मशीन कोड में बदलता है। मशीन लैंग्वेज कह दो या फिर मशीन कोड कह दो, लैंग्वेज या फिर कोड, कोई एक ही बात है साहब, मशीन लैंग्वेज कहो या मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज कहो या फिर असेंबली कोड, एक ही बात है साहब। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो असेंबलर है ना, इसके कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल असेंबलर या वन पास असेंबलर, एक होता है टू पास असेंबलर,
एक होता है मल्टी पास, दो से ज्यादा पासेस होते हैं इसके अंदर। एक होता है क्रॉस असेंबलर, एक होता है लोड एंड गो असेंबलर। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्यों याद रखने हैं ये आगे आपको पता चलेगा। एक होता है मैक्रो असेंबलर, एक होता है माइक्रो असेंबलर, मेटा असेंबलर। इस प्रकार से असेंबलर के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये देखिए नाम, जो मैंने नाम आपको बताए थे अभी अभी। अगर बात करें हमारे पास टाइप्स ऑफ असेंबलर, असेंबलर के प्रकार की बात करें, सिंगल जिसे बोलते हैं वन पास असेंबलर, एक होता है टू पास असेंबलर, मल्टीपल दो से ज्यादा पासेस होते हैं। इन पासेस में क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे साहब। फिर आता है हमारे पास क्रॉस असेंबलर, है ना, लोड एंड गो असेंबलर, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आते हैं साहब। फिर आता है मैक्रो असेंबलर, माइक्रो, मेटा, इस प्रकार से कई प्रकार के असेंबलर होते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए साहब। अब देखो सबसे पहले बात करें वन पास असेंबलर या सिंगल पास असेंबलर क्या होता है। एक बार में पूरे सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करता है, यानी कि क्या करता है दोस्तों, रीड करता है और उसे किस में बदलता है दोस्तों, यदि कोई एरर नहीं है तो मशीन कोड में बदलता है। देखिए सबसे पहले यदि हम बातचीत करें सिंगल पास असेंबलर की साहब, सोर्स कोड को सिर्फ एक बार पढ़ता है, एक बार ही स्कैन करता है। अब टू पास का मतलब कितनी बार स्कैन करेगा, दो बार स्कैन करेगा। पहले पास में तो क्या करता है साहब, है ना, यदि हम बात करें टू पास असेंबलर की, तो पहले पास में तो क्या करेगा, जो हमारे पास लिटरल सिंबल्स होते हैं या फिर हमारे पास जो है ना सिंबल्स होते हैं, कौन से लेबल सिंबल्स होते हैं दोस्तों, है ना, इनको पढ़कर सिंबल टेबल बनाता है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, क्या है दोस्तों, हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है। अब इस सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो फर्स्ट पास होता है, पास वन जो होता है, पास वन जो होता है ना, ये क्या करता है, दो काम करता है साहब। एक तो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स जनरेट करता है, डेटा स्ट्रक्चर जनरेट करता है साहब। जैसे हमने बोला दोस्तों क्या, सिंबल टेबल, लिटरल्स टेबल बनाएगा। ये वर्ड्स याद रखना जो बोल रहा हूं, कैसे क्या बनाता है वो मैं ध्यान की जरूरत नहीं है। पूल टेबल। तो जो पास वन के अंदर जो काम होने वाले हैं साहब, एक तो क्या करता है साहब, सोर्स कोड के अंदर जो हम यदि पहली बार स्कैन होगा उसमें डेटा स्ट्रक्चर जनरेट करता है, जैसे सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, है ना, पूल टेबल। ये पूल टेबल होगा, पूल नहीं, पूल है ना। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये क्या जनरेट करता है, इंटरमीडिएट कोड। और ये इंटरमीडिएट कोड और जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किसको देता है साहब, वो देता है ये किसको, पास टू को। किसको देता है साहब, पास टू को देता है। अब ये पास टू क्या करता है साहब, दोबारा से स्कैन करता है, और दोबारा से स्कैन करने के बाद क्या जनरेट करता है, मशीन कोड। क्या जनरेट करता है साहब, मशीन कोड जनरेट करता है। देखो यही चीज लिखी हुई यहां पर। पहला पास सोर्स कोड को पढ़कर, जो सोर्स कोड है उसको रीड करेगा साहब, सिंबल टेबल बनाएगा, है ना, जैसे कि वेरिएबल, लेबल्स, कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, यानी इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है ना। दूसरा पास मशीन कोड जनरेट करता है और सिंबल्स को उसके एड्रेस से रिप्लेस करता है, मतलब कि जो फर्स्ट पास में काम हुआ था उसको प्रोसेस करता है, उसको दोबारा से स्कैन करता है और क्या जनरेट करता है, मशीन कोड। तो आपको याद रखना है कि टू पास असेंबलर में कितने पास होते हैं, दो पास होते हैं। इसमें जो पहला पास होता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, जैसे कि सिंबल टेबल हो गई, लिटरल्स की टेबल होती है, पूल टेबल होती है, बहुत सारे काम होते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और सेकंड पास जो क्या करता है, इसी की सहायता से मशीन कोड को जनरेट करता है। बस इतनी सी जानकारी आपको रखनी, कैसे करता है क्या करता है, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों यदि बात करें मल्टी पास असेंबलर, सोर्स कोड को दो से अधिक बार स्कैन करता है या दो से अधिक बार पढ़ता है तो उसे मल्टी पास स्कैनर बोलेंगे। अब एक होता है क्रॉस असेंबलर दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा असेंबलर जो एक कंप्यूटर पर चलता है लेकिन दूसरे आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड जनरेट करता है। जैसे कि देखो मान लो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को पढ़ा तो है, एक कंप्यूटर पर चल रहा है असेंबलर ना, लेकिन वो जो मशीन कोड जनरेट कर रहा है वो किसके लिए जनरेट कर रहा है, दूसरे आर्किटेक्चर, दूसरे कंप्यूटर के लिए जनरेट कर रहा है साहब। एक कंप्यूटर पर चलता है क्रॉस असेंबलर, जो एक कंप्यूटर पर चलता है लेकिन
दूसरे आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड जनरेट करता है, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर की बात करें के लिए कोड डेवलप करना, माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो कोड डेवलप किया जाता है वो एक मशीन पर करते हैं ना, एक कंप्यूटर पर करते हैं। तो हमने क्या कहा, क्रॉस असेंबलर एक कंप्यूटर पर चलता है लेकिन दूसरे आर्किटेक्चर के लिए, क्रॉस मतलब दूसरे मशीन के लिए मशीन कोड जनरेट करता है। मैक्रो असेंबलर, आगे चल के हम पढ़ेंगे मैक्रो क्या होता है। कोई चीज हमने लिख दी साहब, जहां जहां जैसे जो वर्ड लिखा उसकी जगह उसका एक्सपेंशन, उसका बड़ा रूप क्या है वो लिख के रख देना। तो मैक्रो असेंबलर क्या करता है, मैक्रोस को सपोर्ट करता है, यानी कि कोड का रीयूजेबल ब्लॉक होता है। मैक्रोस क्या होते हैं तब समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद रखिए आप। एक होता है लोड एंड गो असेंबलर, है ना, ये एक विशेष प्रकार का असेंबलर है जो सोर्स कोड को सीधे एग्जीक्यूट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है ना। ये क्या करता है दोस्तों, सीधे क्या करता है, उसको लोड करता है किसमें, मेन मेमोरी में लोड कर लेता है, एंड गो, ठीक है, गो मतलब एग्जीक्यूट करता है, सीधे ही मेन मेमोरी में लोड करके वहीं के वहीं एग्जीक्यूट करता है। वो क्या कहलाता है हमारा, लोड एंड गो असेंबलर कहलाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, जैसा कि मैंने कहा हमारे पास वन पास असेंबलर जिसे सिंगल पास असेंबलर कहते हैं, टू पास असेंबलर, है ना, उसके बाद मल्टी पास असेंबलर, फिर हमने आपको बताया था कौन सा दोस्तों, क्रॉस असेंबलर, मेटा असेंबलर, माइक्रो असेंबलर, मैक्रो असेंबलर, लोड एंड गो असेंबलर, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की साहब, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीधे तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। देखो वर्ड में साफ साफ लिख दिया, वन ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का मतलब एक समय में एक लाइन, एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आपको पता है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देशों को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों, इंटरप्रेटर। आपको पता होगा दोस्तों, है ना, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो वो कौन है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, वो है इंटरप्रेटर। कौन है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, इंटरप्रेटर है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू को अगर हम चर्चा करें किसकी, सीपीयू को, सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन, क्या कहा जाता है, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से किसे एक कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या हार्ट कहा जाता है। अब ब्रेन क्यों कहते हैं साहब, सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा, अरे भैया दिमाग, अरे कितना शानदार दिमाग है यार, क्या लॉजिक लगाता है। तो एक्चुअल में सीपीयू क्या है, कैलकुलेशंस कर सकता है, सीपीयू क्या कर सकता है ना, कैलकुलेशंस कर सकता है, कैलकुलेशन के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है, और वो भी बहुत फास्ट हो, एक ही सेकंड में आपने बोला दो तीन चार पांच, पांच नंबर बोले अलग अलग, उनका सम करवाया फटाफट से कोई करके दे दे, यार क्या दिमाग है यार। तो हमारे जैसे ब्रेन है ना, तो हमारा जो है ना सीपीयू कौन है, ब्रेन है हमारा। उसी प्रकार से एक कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा है, सीपीयू। हार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग करता है साहब। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे साहब बहुत जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना फंडामेंटल कंप्यूटर्स। सीपीयू को क्या कहा जाता है याद रखना, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंपाइलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी अभी, है ना, सिम्युलेटर भी पढ़ेंगे हम आगे चल के। एक तरीके से एक वर्चुअल वर्ड की बात कर रहे हैं, जो रियल वर्ड की चीजें वो वर्चुअल वर्ड में करना होता है, सिम्युलेटर, है ना, उसकी सहायता से किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारे सामने है यहाँ पर, वो है इन कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर इज यूज एज ट्रांसलेटर फॉर। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है साहब, इन कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की चर्चा करें, इंटरप्रेटर इज यूज एज ट्रांसलेटर फॉर। तो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं,
लो लेवल लैंग्वेज के लिए करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए करते हैं, कोबोल के लिए करते हैं, नन ऑफ दिस। तो याद रखना मैंने कहा था इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स, अगर हम बात करें दोस्तों क्या, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज, ये लिखा था ना, सोर्स कोड एग्जीक्यूट्स, हमने ऐसे लिखा था, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स, याद हो आपको तो मैंने डेफिनेशन में लिखा था प्रोग्राम, या हमने क्या लिखा था, हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, और या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक समय में एक इंस्ट्रक्शन को। तो आपने देखा होगा हमने क्या कहा था, इंटरप्रेटर किसको एग्जीक्यूट होता है, हाई लेवल प्रोग्राम को। तो इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ट्रांसलेटर फॉर, क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का उपयोग ट्रांसलेटर के रूप में किसके लिए किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात यहां पर समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बातचीत करें, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर, लो लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर कौन होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास वो होता है कौन, यहाँ पर असेंबलर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, कोबोल, इस कोबोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ। देखिए कोबोल क्या है, कैसे काम करता है हमारे लिए, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोबोल, जिसका पूरा रूप होता है दोस्तों क्या, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर हम बात करें कोबोल की साथ, फाउंडर कौन है यहां पर, ग्रास होपर, है ना, और इन्होंने एक टीम को लीड किया था जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उस टीम की यदि चर्चा करें तो उस टीम को एक नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा, कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा सिस्टम्स लैंग्वेजेस। ये एक टीम है, इसको इन्होंने लीड किया था दोस्तों, पूरी टीम ने काम किया था, लेकिन उसको लीड किसने किया था दोस्तों, ग्रास होपर ने किया था। याद रखना, है ना, एक कमेटी थी, एक टीम थी, है ना, जिसका क्या नाम था, कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा, कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा सिस्टम्स लैंग्वेजेस। मेरी बात को याद रखना यहां पर। बात करते हैं साहब इनिशियली किस वर्ष में आई थी साहब, इनिशियली जिस वर्ष में आई थी कोबोल, वो कौन सा था, 1959 में आई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों याद रखना, ये एक थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है साहब, थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। और साथ ही साथ दोस्तों ये कैसी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को याद रखना, कोबोल के बारे में मैंने 5 बातें आपको बताई है। कोबोल का फुल एब्रिविएशन होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अगर इसके फाउंडर की बात करें, इसके संस्थापक की बात करें, डेवलपर की, तो ग्रास ओपर लेड द टीम, जिस टीम को लेड किया था उसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा सिस्टम्स लैंग्वेजेस। टी मतलब कॉन्फ्रेंस, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डेटा, एस वाई मतलब सिस्टम्स, एल मतलब लैंग्वेजेस। इस टीम को लीड किया था। दूसरा, अगर हम बात करें इनिशियली किस वर्ष में आई थी, 1959 के अंदर आई थी। यह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यह कैसी लैंग्वेज दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज है। मेरी बात को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सी एक डैश है, ऑप्शन में लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज विथ सम लो लेवल फीचर्स,
लो लेवल लैंग्वेज विद सम हाई लेवल फीचर्स। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे ना, ताओ सर ने बताया था कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन याद रखना सी में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का, जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ लो लेवल के फीचर्स होते हैं, इस बात को याद रखना। मैं अभी भी अपनी बात पर हूं कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के, पॉइंटर्स है, मेमोरी वगैरह, हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे चल के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, यदि ऑप्शन में हाई लेवल लैंग्वेज भी मिलता है और आपको हाई लेवल लैंग्वेज विथ सम लो लेवल फीचर्स आता है, मतलब सी एक हाइब्रिड लैंग्वेज कही जा सकती है। मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज तो है, इसमें क्या है, कुछ लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स जैसे कि पॉइंटर। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से यह डायरेक्ट, है ना, जो मेमोरी का एड्रेस होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। इसीलिए सी के अंदर क्या है, कुछ लो लेवल फीचर्स, है ना, कुछ लो लेवल विशेषताओं के साथ हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में अपनी बात पर अभी भी हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है। और देखिए किस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, राजस्थान का सूचना सहायक 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और आप सभी आओ ना, देखोगे ना, ताओ सीधा हाई लेवल लैंग्वेज। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चंस देता है, क्यों देता है इस बात को भी समझें पेपर देते वक्त। उससे पहले ये जो प्रैक्टिस सेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर हम बातचीत करें अगले सवाल की, ये आपका जो सवाल है किस पेपर में आ चुका है, देखो केवीएस पीजीटी सीएस 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर। सवाल क्या कह रहा है साहब, निम्नलिखित में से कौन लैंग्वेज प्रोसेसर है। आपको पता है लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें, लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर हम कहें दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों, क्योंकि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। असेंबलर तो है, असेंबलर तो है, लेकिन एडिटर नहीं होता है साहब, ये ट्रांसलेट करने का काम नहीं करता है। कंपाइलर तो है, वर्ड प्रोसेसर नहीं साहब, एमएस वर्ड वगैरह बहुत सारे जो वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं ये ट्रांसलेट नहीं करते। ओनली असेंबलर एंड कंपाइलर, एक ऑप्शन ये मिल रहा है, असेंबलर एंड कंपाइलर दोनों हैं। लेकिन एक ऑप्शन है असेंबलर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो याद रखना तीनों के तीनों, तीनों के तीनों क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर हम क्या कहें दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर कहें या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ डैश ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम। डैश हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में अनुवादित करता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर बातचीत करें यहां पर हाई लेवल प्रोग्राम, तो वो हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में तो कौन करता है कन्वर्ट, एक तो कंपाइलर करता है साहब, दूसरा कौन करता है, इंटरप्रेटर। ये तो करता है ना, कंप्लीट सोर्स कोड को, और ये करता है एग्जीक्यूट्स वन लाइन, है ना, एट अ टाइम या लाइन बाय लाइन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है कंपाइलर, लिंकर्स, असेंबलर और एसक्यूएल। तो मेरी बात को याद रखना साहब, यदि हम चर्चा करें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, अ डैश ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ लो लेवल प्रोग्राम। याद रखना असेंबलर ये लो लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एसक्यूएल, इसकी चर्चा कर लेते हैं साहब, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पहला पॉइंट, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना एसक्यूएल की अगर चर्चा करें दोस्तों, एसक्यूएल का फुल एब्रिविएशन क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखना ये फोर्थ जनरेशन, देखो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं,
अगर बात करें एसक्यूएल कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों कहते हैं, जब हम लोग जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल या फिर हम कहें डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर जितने स्टार बना लो उतने कम है साहब। याद रखना, एसक्यूएल कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन की। अब इससे क्यों कहा गया नॉन प्रोसीजरल, है ना, वी डिफाइन व्हाट वी वांट, है ना, डील्स विथ व्हाट, हमें क्या चाहिए, नॉट डील्स विथ हाउ टू रिट्रीव। अगर हम एसक्यूएल की बात करें, हम लिखते हैं ना सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, भैया एक स्टूडेंट नाम की टेबल, उसमें से नेम निकालो। हमने बता दिया हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट। हाउ टू रिट्रीव ये एसक्यूएल नहीं बताता। तो याद रखना, इससे क्यों कर डिक्लेयर, ये तो डिक्लेयर करता भी है कि मुझे ये चाहिए। ये नॉन प्रोजेक्ट कोई प्रोसीजर नहीं है इसका, ये तो बता देता मुझे क्या चाहिए, कैसे रिट्रीव करना है वो नहीं बताता है। वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर करता है, वो कैसे करता है, क्या करता है, सारी चीजें हम एसक्यूएल जब स्टडी करेंगे तब बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, इसको नॉन प्रोसीजरल या डिक्लेरेटिव क्यों कहते हैं, डील्स विथ व्हाट, डील्स विथ व्हाट, भैया मुझे क्या चाहिए इसके साथ डील करता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू 18, तो वो क्या करेगा, एक टेबल में से नेम निकाल के, ये चाहिए मुझे, अब कैसे रिट्रीव करने, ये एसक्यूएल कहीं नहीं करता साहब। आपने एसक्यूएल के अंदर कहीं पर भी लूप फंक्शंस नहीं देखे होंगे, नहीं है ना, तो कैसे रिट्रीव करना ये कहीं बता रहा है क्या। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, बहुत सारे नेम है, एक एक करके लूप में से निकले, कैसे निकले, तो यहां पर कोई लूप नहीं है, यहां पर कोई फंक्शंस नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है। हाँ पीएलएसक्यूएल में, इसीलिए पीएलएसक्यूएल को प्रोसीजरल लैंग्वेज कह सकते हैं। लेकिन एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, इट डील्स विद व्हाट, इसे क्या चाहिए ये बताता है, हाउ टू रिट्रीव कैसे निकालना ये नहीं बताता है। इसीलिए एसक्यूएल कैसी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसकी और चर्चा हम आगे करेंगे। लिंकर, है ना, जब दो या दो से अधिक फाइल्स होती है ना, जब एग्जीक्यूशन के समय चाहिए होती है कंपाइलेशन के बाद में, तब दो या दो से अधिक फाइल्स को एक साथ लिंक करना होता है, तो उसके लिए लिंकर की आवश्यकता होती है। लिंकर और लोडर हम आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। एन असेंबलर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, क्या ये प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर करता है, नहीं। सिंटेक्स डिपेंडेंट, नहीं साहब, इसका तो फिक्स सिंटेक्स है, निमोनिक्स कोड। मशीन डिपेंडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो असेंबलर होता है ना, असेंबलर, ये कैसे होता है दोस्तों, मशीन डिपेंडेंट होता है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। असेंबलर करता क्या है दोस्तों, असेंबली भाषा को, एक लो लेवल भाषा को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंपल असेंबलर, एक साधारण असेंबलर के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट स्कैन्स द एंटायर असेंबली प्रोग्राम ट्वाइस, टू पास असेंबलर की बात करता है ना, यह पूरे असेंबली प्रोग्राम को दो बार स्कैन करता है, ठीक है, जहां प्रत्येक स्कैन को पास कहा जाता है ना, याद है ना आपको, वेयर ईच स्कैन इज कॉल्ड अ पास। तो किसकी चर्चा कर रहा है, टू पास स्कैनर की, टू पास असेंबलर की, टू पास असेंबलर की चर्चा कर रहा है। याद है आपको, टू पास असेंबलर में एक सोर्स कोड को दो बार स्कैन किया जाता है। पहले स्कैन में तो डेटा स्ट्रक्चर जनरेट होता है, जैसे कि सिंबल टेबल, लिटरल्स टेबल, पूल टेबल्स और इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। फिर उसी कोड को लेकर के दोबारा से स्कैन होता है, और क्या जनरेट होता है, मशीन कोड। तो ये तो लिखा है, यह पूरे असेंबली प्रोग्राम को दो बार स्कैन करता है, जहां प्रत्येक स्कैन को पास कहा जाता है। एक बात, इट जनरेट्स अ टेबल दैट इंक्लूड्स ऑल सिंबल्स एंड देयर बाइनरी वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है साहब। टू पास असेंबलर में पास वन में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, यानी कि क्या जनरेट होती है, टेबल,
है ना, जिसको बोलते हैं सिंबल टेबल, और उसके अंदर उसकी क्या लिखी होती है दोस्तों, बाइनरी वैल्यू लिखी होती है। बिल्कुल सही बात है साहब। It will use the symbol table and other table to generate the object program and output for some information that will be needed by the linker. यह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करने के लिए प्रतीक टेबल और अन्य टेबल का, अब देखो जो फर्स्ट पास के अंदर जो भी टेबल्स जनरेट होती हैं और इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है वो किसको देता है, पास टू को। तो यही तो लिखा है, देखो इट विल यूज अ सिंबल टेबल, सिंबल टेबल का यूज करता है और अदर टेबल्स का यूज करता है, जिससे क्या जनरेट होता है दोस्तों, आउटपुट या ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, मशीन कोड जनरेट होता है। तो क्या कह रहा है आगे, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से कथन सही हैं। तो मैंने ये पूरी चर्चा टू पास असेंबलर की कर रहा है। टू पास असेंबलर जिसमें दो बार स्कैन होता है सोर्स कोड, और हर एक स्कैन को एक पास कहा जाता है। फर्स्ट पास के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, जैसे कि सिंबल टेबल हो गया, है ना, हमारे पास लिटरल टेबल्स हो गया, पूल टेबल etc, और हर एक की उसमें बाइनरी वैल्यूज भी होती हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो सिंबल टेबल्स है इनको लेकर के इंटरमीडिएट कोड को लेकर पे आपस में उनकी लिंकिंग करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। तीनों स्टेप सही हैं तो हम कर देंगे ऑप्शन डी सेलेक्ट, है ना। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 एंड 3, एक दो और तीन, तीनों कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक टू पास स्कैनर की चर्चा हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये किस एग्जाम में आया हुआ देख लो, यहां पर ESE इलेक्ट्रिकल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम, a method of describing computer algorithms using a combination of natural language and programming language। याद है ना, हम लोग एक एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट, प्रोग्राम और सूडो कोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने कहा था सूडो कोड एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज का, जिसकी सहायता से हम, जिसके मिश्रण की सहायता से हम एक एल्गोरिथम को समझाते हैं। ये तो लिखा है देखो, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है। तो आप सबको पता होगा उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, हाँ, सूडो कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूडो कोड कहा जाता है। फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। विजुअल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम का सचित्र वर्णन, चित्रीय आरेख, चित्रीय वर्णन, है ना, क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट के आपको सिंबल्स भी पता होंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, है ना। अगर बात करें रेक्टेंगल का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, प्रोसेस यानी एक्शन के लिए किया जाता है। डायमंड जिसे रोहम्बस या फिर समचतुर्भुज कहा जाता है, डिसीजन के लिए किया जाता है। ओवल जिसे टर्मिनल या टर्मिनेटर, है ना, या जिसे बबल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल प्रोग्राम के स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो हमने क्लास 2 में इसको भी समझा रखा है। एरे, एरे क्या है दोस्तों, एक होमोजीनियस डेटा टाइप है। होमोजीनियस मतलब अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स होता है। नोड हम एक कंप्यूटर को भी बोल सकते हैं, नोड अलग अलग, है ना, लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग रखते हैं। तो एरे के बारे में आगे चल के प्रोग्रामिंग भाषा में पूरी चर्चा करने वाले साहब, कि एरे क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अ डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, देख लो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अ डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड, पूरे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, क्रिएटिंग एन EXE फाइल, एग्जीक्यूट फाइल। तो कंपाइलर क्या करता है, एक सोर्स कोड को मशीन कोड में जनरेट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में, फिर उसको EXE फाइल बनाने में हेल्प करता है।
तो याद रखना यहाँ पर आंसर होगा कंपाइलर। सर इंटरप्रेटर नहीं लिया, असेंबलर नहीं लिया, तो उसका कारण है दोस्तों, कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड और साथ में ईएक्सी फाइल। याद रखना इंटरप्रेटर जो है ना स्टेटमेंट को सेम टाइम पर उसी समय एग्जीक्यूट करता है, ना तो मशीन कोड जनरेट करता है ना ईएक्सी फाइल बनाता है, इस बात को याद रखना। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर कंपाइलर। और दूसरा कारण, इंटरप्रेटर के केस में एग्जीक्यूट्स वन लाइन एट अ टाइम, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इस बात को भी याद रखना आप लोग, ठीक है। लोडर के बारे में भी चर्चा करेंगे साहब, किस प्रकार से जो है मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे जब हम लोग लिंकर और लोडर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रुथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन है। अपने को तो ट्रू स्टेटमेंट्स बताने कुल मिलाकर के। एन असेंबलर इज अ program for converting string written in a high level language into readable machine code generating information for the loader। assembler क्या कह रहा, सुना जरा। assembler हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रीलोकेट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने का एक प्रोग्राम है। भैया असेंबलर क्या करता है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, असत्य कथन है साहब। द असेंबलर मस्ट रिमेन इन मेमोरी ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द असेंबली कोड। असेंबली कोड के एग्जेक्शन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में रहना चाहिए। अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट असत्य किसमें मिल रहा है, असत्य से मिल रहा है, बाकी दोनों सत्य। देखो बाकी सब में कहीं पर भी पहला स्टेटमेंट असत्य में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम पढ़ेंगे साहब, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे साहब। बाकी आंसर भी क्यों है ना नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, कैसे साहब, पहले तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलर इंक्लूड, है ना, अलग अलग प्रकार के जो असेंबलर होता है उसमें एक तो होता है वन पास असेंबलर, एक होता है लोड एंड गो असेंबलर्स, होते हैं नहीं होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, ये बात तो सही है साहब। तो जिसमें तीसरा स्टेटमेंट हो सत्य, है ना, तो ये वाला हो सकता है। अगर हम एक बार सोचें ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो बोल दिया तीसरे से, तो ये ऑप्शन तो हम वैसे भी नहीं लेंगे साहब, यदि हम वैसे भी कैलकुलेट करना चाहें अलग अलग तरीके से। अब आ जाओ साहब, द असेंबलर मस्ट रिमेन इन मेमोरी ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द असेंबली कोड, है ना। तो आपको पता है ना लोड एंड गो, है ना, असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है साहब, ये भी सही कथन है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ था असत्य, क्यों नहीं होगा, पहला तरीका ही बेस्ट लग रहा था साहब, पहला स्टेप असत्य से में सिर्फ, बाकी हमें और ऑप्शन भी समझ में आ गए साहब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन डी। किस एग्जाम में आया हुआ आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। अगला सवाल है, अ सिंपल टू पास असेंबलर डज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट पास। बार बार ये सवाल है, एक साधारण दो पास संयोजक, है ना, असेंबलर को संयोजक बोला जाता है, टू पास असेंबलर। पहले पास में, पहले पास में, तो पहले पास में मैंने आपको क्या कहा था साहब, एक तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर्स जनरेट करता है, जैसे कि सिंबल टेबल हो गया, है ना, लिटरल्स टेबल हो गया, पूल टेबल हो गया, है ना, और उनके साथ में उनकी बाइनरी वैल्यू लिखी होती है। चेक्स टू सी इफ द इंस्ट्रक्शंस आर लीगल, ये पीछे पीछे क्या आ रहा है इसमें, चलो ठीक है। चेक्स टू सी इफ द इंस्ट्रक्शंस आर लीगल इन द करंट असेंबली मोड, यह देखने के लिए जांच करता है कि निर्देश वर्तमान असेंबली मोड में मान्य है या नहीं। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं था साहब। दूसरा ऑप्शन, इट अलोकेट्स स्पेस फॉर द लिटरल्स, यह लिटरल्स के लिए जगह आवंटित करता है साहब। आगे चलते हैं साहब, इट बिल्ड्स द सिंबल टेबल फॉर सिंबल्स एंड देयर वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है ना। अगर हम बातचीत करें, देखो पहला ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहा होगा, चेक्स टू सी इफ द इंस्ट्रक्शंस आर लीगल इन द करंट असेंबली मोड। तो यदि बात करें दूसरा, करें इट एलोकेट्स स्पेस फॉर द लिटरल्स, नहीं साहब,
स्पेस अलॉट नहीं करता है, टेबल बनाता है साहब। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, इट बिल्ड्स द सिंबल टेबल फॉर सिंबल्स, सिंबल्स के लिए सिंबल टेबल बनाता है, और करस्पॉन्डिंग उसकी क्या होती है, बाइनरी वैल्यूज भी होती है साहब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन सी रहने वाला है। लिटरल्स के लिए भी टेबल बनाता है, लिटरल्स टेबल, याद रखिएगा। आज का अंतिम और इंपॉर्टेंट सवाल साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर एग्जांपल्स ऑफ, है ना, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों हैं, कुछ भी नहीं। तो सीधी सी बात है साहब, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कृपया क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको जो भी क्लासेस आती हैं उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।